हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अर्थात आज हम सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी किस मेथड से? बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर के परिवर्तन द्वारा समीकरण का रूपांतरण करके आज हम दिए हुए अवकल समीकरण को हल करेंगे। ये जो आज हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ये चौथे नंबर का मेथड है। इससे पहले हमने 3 मेथड्स और भी पढ़ चुके हैं, तो आप उन मेथड्स के वीडियोस जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम सेकेंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड अपन आज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है, उन सभी स्टेप्स को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दिया है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो मान लीजिए कि आपका दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर पी क्यू आर ये एक्स के फंक्शंस हैं। ठीक है, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब सुनिए, हमको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन है? एक्स है। स्वतंत्र चर कौन है? एक्स है। इसको अपन परिवर्तित करते हैं, नए चर जेड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को अपन न्यू वेरिएबल जेड में चेंज करते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो इस इक्वेशन का जो रूप है वो बदल जाएगा। मान लीजिए रूप, ये जो बदला वाला रूप है वो ये वाला है। ठीक है, इस इक्वेशन का रूप बदल के इस तरीके से हो जाता है। तो अपन लिखे उसको कि समीकरण 1 निम्नलिखित रूप में बदल जाता है। तो इस इक्वेशन को आप देखिए। ठीक है, ये इस इक्वेशन का बदला हुआ रूप है जिसमें आपको नया वेरिएबल z दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो कि यहाँ पर अब आप कहेंगे सर ये P1 कौन है, ये Q1 कौन है, ये R1 कौन है? तो उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीजें हैं। जब हम सवाल बनाएंगे तो ये हमें काम आएंगे। तो P1 कौन है? आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, d2z by dx स्क्वायर प्लस t dz by dx अपॉन dz बटे dx का होल स्क्वायर। वैसे Q1 कौन है? q बटे dz by dx का होल स्क्वायर। R1 कौन है? r बटे dz by dx का होल स्क्वायर। तो इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। सबके बटे में आप देख लो, ये चीज फिक्स है। देख लो, dz बटे dx का होल स्क्वायर, dz बटे dx का होल स्क्वायर, dz बटे dx का होल स्क्वायर। तो बहुत आसान है। और जैसे Q1 निकाल रहे हो तो ऊपर में Q आया है, R1 निकाल रहे हो तो ऊपर R है, और नीचे तो ये चीज तीनों में है, और P1 में बस ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। अब देखेंगे, आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि सर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में बदलने के लिए जो काम किया गया। ठीक है, अब देखो अपन नया वेरिएबल z यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, पुराना वेरिएबल हमारा कौन था? x था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? x था। अब उसको नए वेरिएबल z के रूप में अगर अपन परिवर्तित कर रहे हैं तो उसके बीच का जितना भी काम है, जितना भी प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस आप डिटेल में बुक में देख सकते हैं। परंतु हम उस प्रोसेस को यहाँ शामिल नहीं किए, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका कोई काम नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्ट जो इसका बदला हुआ रूप है, ठीक है, जो इसका चेंज होकर के जो नया फॉर्म आया है उसको अपन ने लिखा है। यहाँ पर P1 Q1 R1 कौन है उसको यहाँ पे बता दिया गया है। अब सुनिए, मेन जो अपने को कार्य करना है वो क्या है, सुनो। अब नया वेरिएबल z में अपन इक्वेशन को परिवर्तित कर तो दिए हैं, परंतु यहाँ पे z का चुनाव किस तरह से किया जाए, z को किस तरह से चुना जाए? तो z का चुनाव इस तरह से किया जाता है जिससे कि हमारा ये जो इक्वेशन 2 है, जो कि चेंज होकर के हमको मिला है, इस इक्वेशन 2 को आसानी से सॉल्व किया जा सके। इस इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन आसानी से हो सके, इस तरह से अपने को जेड को चुनना है। तो जेड को चुनने की दो विधियां हैं, दो तरीके हैं, या यूं कहिए कि दो केसेस हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है, सुनिए। P1 बराबर 0। तो P1 कौन है? यहाँ पे देखो, dy बटे dz का गुणांक P1। अगर सोचो अगर ये 0 हो जाए तो ये पूरा यहाँ से हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। यानी इस इक्वेशन 2 का फिर रूप बदल कर कुछ इस तरह हो जाएगा, देखो। और फिर इसको आगे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने कि z के चुनाव का पहला तरीका क्या है कि P1 बराबर 0, जिससे कि हमारा ये समीकरण जो है वो इस रूप में परिवर्तित हो जाए।
और फिर इसको हल करना बहुत आसान हो जाता है। अब जेड के चुनाव का दूसरा तरीका क्या है? तो जेड के चुनाव का दूसरा तरीका यह है कि Q1 इज इक्वल टू अचर यानी कि कांस्टेंट, मान लो a स्क्वायर। अगर अपन Q1 को कांस्टेंट के रूप में लेते हैं तो हमारा ये दिया हुआ समीकरण बहुत ही सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसको समाकलन करके हल करना बहुत आसान हो जाता है। अब आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, चलो Q1 को कांस्टेंट लेना है, परंतु a स्क्वायर आपने क्यों लिया है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे Q1 कौन है? Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप ये जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा, अच्छा स्क्वायर यानी a स्क्वायर के रूप में लेने पर क्या होगा, जब अपन वर्गमूल करेंगे ना, यानी कि जब अपन स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो दोनों ओर बहुत सिंप्लीफाई होकर के वो आगे बढ़ने लगेगा। तो इसलिए आप देखेंगे अलग अलग सवालों में Q1 को अलग अलग तरीके से चुना गया है, लेना अपने को कांस्टेंट रूप में, पर आप देखेंगे कहीं पर इसको 4 लिया गया है, कहीं पे 1, कहीं पे 2, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये Q1 को कभी कुछ क्यों ले लेते हैं? तो आप देखेंगे कि जैसे पहले से कहीं पे 4 है और अगर मैं देख रहा हूँ कि Q1 का मान 4 लेने पर 4 दोनों ओर से कट जाता है, तो मेरा वो जो इक्वेशन है बहुत ही सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो मैं Q1 को 4 ले लूंगा। अगर मैं देख रहा हूँ कि Q1 की वैल्यू 1 लेने पर हमारा काम आसानी से बन जाता है, तो मैं Q1 को 1 ले लूंगा। तो इस तरीके से आपको Q1 को अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार आपको दिमाग लगा करके उसको चुनना है, और इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, कहीं कुछ कठिनाई नहीं है। बस आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मेरा समीकरण सरल रूप में बनता चला जाए, और बस फिर आप दिए हुए अवकल समीकरण का सॉल्यूशन बहुत आसानी से पता कर सकेंगे। तो देखिए जेड के चुनाव के हमने दो तरीके देखे, ठीक है, जेड के चुनाव के हमने दो तरीके देखे। अब हम क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब अपन स्वतंत्र चर z को, मतलब स्वतंत्र चर x को z में जब परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, स्वतंत्र चर x को जब अपन z में परिवर्तित कर देते हैं तो इस समीकरण का रूप बदलकर इस रूप में हो जाता है, और जहां P1 Q1 R1 कौन कौन है तो वो आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप देखेंगे, देखो याद करना ही पड़ेगा, आप ऐसा ना सोचिए कि सर इसको रटना है, क्या रटना अलग चीज है। रटना मतलब उसको बोलेंगे कि कोई चीज हमें समझ में ना आए और हम उसको बस लिखने के लिए याद करें तो उसको रटना कहेंगे। ये तो हमको पता है ना दोस्तों कि ये आया कैसे है। देखो चर परिवर्तन तो आपने भी पढ़ा ही होगा, जब हम चर परिवर्तन करते हैं, देखो ना यहाँ पे dy बाई dx दिख रहा है जैसे, ठीक है, तो आप dy बाई dx का मान निकालेंगे यहाँ से प्रॉपरली। अब आपको मतलब dy बाई dx दिख रहा है, परंतु हमको चेंज करना है उसको, वहां पे क्या दिखाना है, dy बाई dz दिखाना है। तो ये सब चेंज करने का जो पूरा काम किया जाता है ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जितने भी प्रोसेस की उसकी जो लाइनें हैं, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये इसका मान कैसे आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को आप किताब में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमने उसको यहाँ इसलिए शामिल नहीं किया बिकॉज हमको, जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें उस पूरे प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है, हमें तो जरूरत है इनकी बदले हुए रूप की, और साथ ही साथ ये जो जेड का चुनाव करने के जो दो तरीके हैं उनकी, ये हमारी मेन जरूरत है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए हुए समीकरण को उस रूप में बदलना है, ये आपका पहला काम होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए कि क्या आपका दिया हुआ समीकरण इस रूप में है या नहीं है, तो पहले आपको बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे का काम करेंगे। तो गौर से देखिए कि हमारा जो यहाँ पे जो व्यापक जो समीकरण है उसमें आप देखो d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट वहां यहाँ पे कितना है, 1 है। क्या यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है? तो आप कहेंगे सर 1 नहीं है, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो भैया पहला काम आप ये करो कि d2y बाई dx स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 करो, और ऐसा करने के लिए आपको इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में। तो चलिए भाई पहले तो अपन वही काम करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से पूरे समीकरण में क्या देंगे, भाग देंगे। तो चलिए भाग दीजिए, तो क्या होगा बताइए, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x। अब ध्यान से देखिए 2x और साथ में कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब अपन इस राशि का पूरे समीकरण में भाग देंगे तो यहाँ पे जब बटे में आएगा तो यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नीचे भी 1 प्लस एक्स का 1 मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, तो एक तो घात कट जाएगा, तो एक तो घात नीचे में बचेगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का घात 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दो घात है ना, एक घात कटेगा, क्योंकि ये भी वही चीज है, बस फर्क किसका है, यहाँ पे दो घात है, यहाँ पे एक घात है, तो बटे में जाएगा।
तो एक एक तो कटेगा तो नीचे एक बचेगा, साथ में बचेगा dy बाई डी एक्स, और 4 के बटे में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, नए सिरे से शुरू किए हैं, तो इसको मैं नए सिरे से इसको अपना इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करनी है। तो यहाँ पे पी क्यू आर कौन दिख रहा है, आप कौन दिख रहा है खुद देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए p कौन है बताइए। तो dy बाई डी एक्स के साथ जो रहता है वो p रहता है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q कौन रहता है, जो y के साथ रहता है, देख लो y के साथ जो है वो q है, तो 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और r कौन है दोस्तों, जो 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 राइट साइड में रहता है वो r है, तो यहाँ राइट साइड में 0 है तो r 0 हो गया। ठीक है, इतना आपको काम करना है। अब क्या करना है, अब स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है उसको अपन किस में चेंज करते हैं, अब z में चेंज करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात स्वतंत्र चर x को नए चर यानी न्यू वेरिएबल z में परिवर्तित करने पर दिए गए, यानी कि समीकरण 1 कह दो उसको आप, ठीक है, समीकरण 1 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दिया गया समीकरण ये, उसी को अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से भाग करके इस रूप में बदले हैं, तो हमारा आगे का काम यहीं से शुरू हो रहा है मतलब। ठीक है, तो z में परिवर्तित करने पर समीकरण एक निम्नलिखित रूप में बदल जाता है। ठीक है, निम्नलिखित रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। चलिए किस रूप में बदल जाता है, देखिए d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy बाई डी जेड प्लस q1y, ठीक है, और बराबर r1। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। अब यहाँ पे p1 कौन है, q1 कौन है, r1 कौन है, ये देखो। ठीक है, उसको आपको लिखना होगा। तो जहां p1 बराबर कौन है, तो देखो इसी को यहाँ पे लिखना होगा, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, प्लस p डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, अपॉन कौन है, अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को लिखा हूं। फिर q1 कौन है, q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और r1 कौन है, r अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही सबको मैं लिखा हूं यहाँ पर। अब सुनिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे z को अपन देखो भाई, x को z में तो परिवर्तित कर दिए, समीकरण का रूप बदल गया है, p1 q1 r1 कौन है वो भी अपन ने लिख दिया है। बात यहाँ पे यह है कि z का चुनाव करने का अब समय आ गया है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। चलिए अगर मैं पहला तरीका से बनाऊं इस सवाल को, ठीक है, z के चुनाव करने का अगर मैं पहला तरीका अगर मैं अपनाऊं, और पहले तरीके के अनुसार क्या है चलिए देखते हैं। तो यदि, ठीक है, यहां हम इसको अपन कैसे लिखेंगे, यहां हम z का चुनाव इस तरह से करते हैं कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहां हम z का चुनाव किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं कि p1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, मैंने पहले मेथड को लिया है। ठीक है, मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि इस मेथड से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, बस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो p1 को 0 अपन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, p1 को 0 लेने का मतलब क्या है वो भी तो देखेंगे ना। p1 कौन भैया, ये देखो ये p1, इस पूरे को 0 के बराबर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है अपने को। तो d2z बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बटे डी एक्स, ये देखो यही वाला वैल्यू है ना भाई, यही है, अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये इधर चले जाएगा। ठीक है, 0 गुणे कितना मतलब 0, तो आपके पास मिलेगा d2z बटे डी एक्स स्क्वायर, इतना लिखा हूं मैं, प्लस p का मान मैं रख देता हूँ। p का मान क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बाजू में है डी जेड बाई डी एक्स बराबर 0,
चलिए यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको सरल रूप में बनाने के लिए मैं डी जेड बाई डी एक्स को अगर v मान लूँ तो मेरा और सरल रूप में बदल जाएगा। ठीक है, अगर मैं डी जेड बाई डी एक्स को v कह रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। ठीक है ना, आपको समझ में है ना कैसे हुआ, क्यों? देखो डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ डी जेड बाई डी एक्स, जिसमें आप इसको v मान लियो तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको तो आप v माने हो तो ये v हो गया बराबर 0। कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। थोड़ा सा इसको अपन इसका रूप बदल करके लिखते हैं। देखो अगर मैं v का भाग कर दूं, v का भाग कर दूंगा तो यहाँ v आ जाएगा बटे में और यहाँ से v कट जाएगा। ठीक है, और वैसे dx का गुणा कर दूं तो यहाँ से dx कट जाएगा और यहाँ dx आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे तुरंत क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो 1 अपॉन वी का क्या होगा दोस्तों, लॉग वी। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो नीचे वाले को t मानेंगे तो उसका अवकलन ऊपर बैठा है, तो 2x dx dt हो जाएगा और 1 अपॉन टी का log t हो जाएगा, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सिंपल हो जाएगा देखो। ठीक है, इसको आप इसको इधर पलटा दो। ठीक है, log v बराबर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या यूं कहिए कि अपन अगर ये देखो ये माइनस के कारण क्या हुआ, पावर में माइनस बन जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log v बराबर log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग दोनों ओर से हटाएंगे तो v का मान आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से काम होगा। ठीक है, कहीं पर भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए ये किसका मान हुआ, v का मान हुआ। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। यहां तक आपको कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बना है। अब v किसको माने हो ये बताओ, v किसको माने हैं, डी जेड बाई डी एक्स को। तो भैया आप गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आप सबने सीख लिया है कि क्या कैसे बनेगा। ठीक है, ये उसका प्रोसेस पूरा आपने सीख लिया है। चलिए v किसको कहे अपन, डी जेड बटे डी एक्स को अपन क्या बोले हैं, v बोले हैं। तो v के जगह डी जेड बाई डी एक्स रख देंगे। यहाँ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx को उधर भेजेंगे तो डी जेड बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दोनों और इंटीग्रेशन कर देंगे तो z बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, चलिए ये देखो z का चुनाव हो गया ना, z का चुनाव हो गया, देखो z का मान आ गया ना। ऐसा आपको काम करना है। ठीक है, अब सुनो, और खास बात क्या है, P1 को आप 0 कर दियो तो भैया P1 0 होने से ये पूरा हट गया, मतलब सिर्फ इतना बचेगा आपके पास। अब ये जिसमें से Q1 और R1 का मान निकालना भी बाकी है, इनकी मदद से हम निकालेंगे। चलिए अब Q1 बताओ कैसे निकलेगा, तो वो है Q अपॉन डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये कौन है, Q, Q कहाँ है, ये देखो ये Q है, Q का मान रखिए। चलिए ये देखो Q 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अपॉन में क्या है, डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो डी जेड बटे डी एक्स इतना है, उसका होल स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर ना, यानी कि इसका होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो इसका स्क्वायर ऐसे। तो आप गौर करो ये कटेगा तो कुल मिला के कितना बचेगा, 4, क्योंकि Q1 की वैल्यू आ गई 4। अब आपको क्या निकालना है, साथ में और कौन बच गया, देखो P1 को तो अपन 0 ले लिए हैं, Q1 की वैल्यू में निकाल लिया, R1 की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलो अब R1 की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब R1 की वैल्यू क्या आएगी बताइए, तो R1 की वैल्यू क्या है बताओ, R बटे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अरे भैया जब R खुद 0 है, देखो ना R 0 है तो 0 बटे इतना मतलब 0, तो R1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब Q1 का वैल्यू इतना, R1 का वैल्यू इतना। ठीक है, अब ये सब उठा करके रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। चलिए भैया ठीक, तो चलो अब मैं इसको मिटाता हूं और समीकरण 2 को देखो। ठीक, समीकरण 2 को देखिए। अतः समीकरण 2 से
चलो रखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा d2y/dz² प्लस Q1y मतलब Q1 का वैल्यू 4 है, 4y बराबर 0। अरे ये तो अपना उस रूप में बदल गया, d² प्लस 4y। ठीक है, देखो इसको अपन लिख सकते हैं d²। ठीक है, यहाँ बोल भी देते हैं, जहां d/dz को अपन क्या बोले हैं, d बोले। ठीक है भाई, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के रूप में तब्दील हो गया सर, कितना सरल हो गया। चलिए अब इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तो पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा भैया, m² प्लस 2 बराबर 0। तो m बराबर क्या आ जाएगा, +-2i। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से बन रहा है यहाँ पे। तो y = 2 क्या आएगा, आप खुद बता दीजिए, C1 cos, है ना भाई, याद करो, e की घात अपन अल्फा, तो अल्फा का मान तो यहाँ पे 0 है ना, 0 + -2 है, इसको अपन लिख सकते हैं। तो e की घात अल्फा, अच्छा यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे z है ना, तो e की घात अल्फा z C1 cos βz प्लस C2 sin βz, यानी C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। ये सब कैसे हो रहा है, ये सब आप पिछले वीडियोस को देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जब अपन सबसे पहली बार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखे थे, उसके नियम देखे थे, आप उसमें जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो बस यही देखो, यहाँ पे बराबर में 0 है, इसका मतलब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल तो अभी निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है वही इसका अभिष्ट पूर्ण हल हो जाएगा। बस अभिष्ट पूर्ण हल y = इतना मिल गया। आप यहाँ पे z का मान क्या है भैया, tan इनवर्स x रखना पड़ेगा, C1 cos 2 tan इनवर्स x प्लस C2 sin 2 tan इनवर्स x। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। कहीं पर भी डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। ठीक, अब सुनिए, अब आपने यहाँ पे देखा कि अपन ने z का चुनाव किस तरीके से किया, केस नंबर फर्स्ट वाले तरीके से किया, अर्थात P1 बराबर 0 रख के किया। ठीक है, ये पहला तरीका है। अब अपन अगर मान लीजिए दूसरे तरीके को अपनाते z का चुनाव करने के लिए, तो क्या हुआ होता, चलिए वो भी देख लीजिए, फिर आप खुद ये तय कर लेना कि आपके लिए कौन सा सरल तरीका आपको लगा। ठीक है, हम z का चुनाव करने के लिए या तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं या तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं। अभी हमने आपको ये वाला तरीके से बताया। अब अगर मान लो मैं Q1 का मतलब Q1 को कांस्टेंट के रूप में अगर लूं, ठीक है, z का चुनाव करने के लिए, तो किस तरीके से कहानी होती, अब वो देख लीजिए। ठीक है, अब वो क्या करना है, देखो शुरुआत का काम तो आपको वही करना है, ये ऐसी मतलब आपको तुलना करके P Q R ऐसे निकालना है, ये पूरा वैसे रहेगा। देखो जहां से अपन लिखे ना, यहाँ हम z का चुनाव इस प्रकार करते हैं, वहां से आपको P1 बराबर 0 न लिख करके, क्योंकि जब आप पहले मेथड से बनाएंगे ना भाई, z का चुनाव करने के लिए अगर आप पहला केस का इस्तेमाल करते हैं, पहले मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो P1 बराबर 0 लिखे थे आप, परंतु यहाँ से आपकी कहानी चेंज हो जाएगी अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं। ठीक है, तो चलिए z का चुनाव करने के लिए अगर मैं Q1 = कांस्टेंट लेता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के रूप में क्या चुनूं सर, समझ नहीं आ रहा है सर। तो चलिए भैया, अगर समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप ये देखो कि Q1 है कौन, ये पहले आप देखो Q1 कौन है बताओ। तो आप रफ में पहले लिख लो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, Q1 कौन है, याद करो, Q/dz/d, ये देखो यहाँ पे देखो, Q1 कौन है, Q/dz/dx का होल स्क्वायर, ऐसा है ना भाई। ठीक है, अब भैया Q कौन है भैया, तो Q का मान इतना है, उसको भी रखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए सही कि हमारे पास क्या मिलता है हमको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरुआत की कहानी तो आपको ऐसे लिखनी है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे ये तरीके से z का चुनाव करें, चाहे इस तरीके से z का चुनाव करें, क्वेश्चन के शुरुआत में तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जब आप ये वाली लाइन लिखेंगे ना, यहाँ हम z का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि वहां से अब आप देखिए कि आपको कौन से तरीके से z का चुनाव करना है। तो अगर मैं Q1 को कांस्टेंट ग्रुप में चुनने का मैं अगर ये वाला मेथड अगर अपनाता हूँ, तो Q1 कौन है, तो Q1 ये है। ठीक है, Q/dz/dx का होल स्क्वायर, और इसको मैं कांस्टेंट ग्रुप में लेना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि Q की वैल्यू क्या है बताओ।
तो Q की वैल्यू क्या है 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटे में डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। सोचो जिस कांस्टेंट की मैं बात कर रहा था Q1 इक्वल्स टू कांस्टेंट चुनने की, अगर मैं उसको 4 चुना रहता तो क्या होता, 4 चुना रहता तो क्या होता, 4 अगर उसको मैं चुना रहता तो क्या होता, ये 4 कट जाता। तो इसलिए मैं Q1 बराबर 4 मान रहा हूं, ठीक है मान रहा हूं या माना लिखो आप। तो अब आपको समझ में है कि Q1 को कांस्टेंट के रूप में चुनना है, परंतु किस तरीके से चुनना है ताकि आप अपना काम सरल रूप में बना सकें, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 दिख रहा है, 4 का रखा हो ताकि मेरे को सरल रूप में मिल पाए। आगे का काम आपको सरल होना चाहिए, ये सरल रूप में बनते जाए, आगे कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति मत आए, बस आपको इस तरीके से Q1 का मान चुनना है और वो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। चलिए अब इसको तिरक गुणा करो, डी जेड बटे डी एक्स के होल स्क्वायर का मान निकालो तो आपको मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वर्गमूल करोगे तो डी जेड बटे डी एक्स का मान आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर अगर आप समाकलन करोगे तो जेड का मान tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए जेड का चुनाव, आखिर देखो जेड का चुनाव उतना ही हुआ, दिखा। तो देखो आप Q1 को कांस्टेंट लेकर के भी अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो पहले अगर अपन पहले तरीके से बना रहे थे तो वहां पे तो आपने P1 को 0 ले लिया था, है ना भाई। अभी अपन दूसरे तरीके से बना रहे हैं, दूसरे तरीके में अपन ने डायरेक्ट Q1 से शुरुआत किया, Q1 को कांस्टेंट माना। तो भैया अब आपको P1 जो है वो अगर आप इस मेथड से बनाने का अगर आपने तय किया है तो भैया P1 को अब आपको वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी। चलिए अब P1 की वैल्यू मैं कहाँ निकालूं, तो भैया चलो मैं यहां से इसको मिटाता हूं, ठीक है इसको मिटा रहा हूं मैं, आपको मैं P1 की वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है। चलो सरल है, चिंता ना करो। अब P1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। P1 की वैल्यू देखो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि इसको एक बार और अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा ये, तो क्या मिलेगा बताऊं, देखो एक बार उसको अवकलन करोगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2x यानी कि -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका इतना मिलेगा प्लस p, ठीक है। p कौन है, ये देखो ये है, ये देखो ये p यानी 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इनटू क्या है डी जेड बटे डी एक्स है, डी जेड बटे डी एक्स है देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अपॉन में क्या है डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुल मिला के 0 आ गया। देखो ये माइनस इतना प्लस माइनस कट के 0 खत्म कितना सरल हो गया, P1 0 आ गया। मतलब मेथड 1 में आपने खुद P1 को 0 रख के चला, P1 को 0 अपन लेके चल रहे थे, और मेथड 2 में आपने Q1 को कांस्टेंट माना, Q1 को कांस्टेंट माना तो भी Z का मान tan इनवर्स x आया और आप देखो यहाँ पे 0 हो गया। अतः समीकरण का रूप किस रूप में बदल जाएगा, देखो आप इस समीकरण का रूप किस रूप में बदलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 तो 0 हो चुका है, Q1 का मान तो आपने लिया है ना 4 भाई, तो Q1 का मान 4 y बराबर R1 तो बेचारा वैसे ही नहीं पड़ गया 0, R तो 0 है, R0 यहाँ रखोगे तो R1 का मान 0 मिल जाएगा। अरे ये तो वही वाला रूप हो गया, देखो ये तो यही वाला रूप है, तो ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा सेम टू सेम। इसके बाद तो देखो यही वाला रूप मिल गया, इस रूप में इस रूप में इस रूप में इस रूप में, और फिर जेड का मान तो यहाँ पे भी कितना है tan इनवर्स x है, इसको रख देना कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि जेड को चुनने के जो दोनों तरीके हैं, हमने दोनों तरीकों से इस सवाल को बना करके देखा। आप जब बहुत सारे सवालों की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी इच्छा से जेड को किसी भी तरीके से चुन सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से चाहे तो इस तरीके से, जो तरीका आपको सरल लगे, ठीक है। हमने एक ही क्वेश्चन में आपको पहले इस तरीके को चुन करके, मतलब इस तरीके से जेड को चुन करके सवाल बनाना बताया, फिर हमने इस तरीके से भी समझा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट बच गया है तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मेथड के साथ। अभी और भी मेथड बचा हुआ है दोस्तों, तो उसको हम सीखेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।